brought to you by Kuku FM. Download the app now. अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं वही करूंगा जो मैंने मेयर के तौर पर किया था। नशा बेचने वाले अपराधियों को मैं चेतावनी देता हूं, जल्दी से ये देश छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। 9 मई 2016 की शाम 3 लाख लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर एक शख्स ने ये बातें कही थी। कुछ समय बाद उसकी कही हर बात सच साबित हुई। वो शख्स देश का राष्ट्रपति बना। उसने सबसे पहले पुलिस को खुली छूट दे दी। यही काम उसने मेयर रहते हुए भी किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने ड्रग्स के खिलाफ हिंसक कैंपेन शुरू किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कैंपेन के दौरान अब तक 8,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। स्वतंत्र रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 30,000 हत्याओं तक जाता है। इनमें से अधिकतर को बस शक के आधार पर ही मारा गया था। मरने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। पुलिस अपने बचाव में अक्सर कहती थी कि उसने गोलियां आत्मरक्षा में चलाईं, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में पीड़ित परिवार मरने वालों की बेगुनाही का सबूत लेकर सामने आए तो कहानी पेचीदा होने लगी। मानवाधिकार संगठनों ने सरकार पर मानवता के खिलाफ अपराध और बेगुनाह लोगों की हत्या के आरोप लगाए, लेकिन सरकार अपने कहे पर कायम रही। उसने हत्या का सिलसिला नहीं रोका। इस देश में 3 चीजें अभी भी बरकरार हैं: ड्रग्स की समस्या, राष्ट्रपति की जिद और निरपराध हत्याओं का सिलसिला। ये कहानी फिलीपींस, वॉर ऑन ड्रग्स और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की है। आज जानेंगे फिलीपींस का वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन आखिर है क्या, इसको लेकर राष्ट्रपति दुतर्ते पर किस तरह के आरोप लगते हैं और आज हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले 2 जरूरी सूचनाएं। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ आपको मिलता है देश दुनिया, इतिहास, समाज, साहित्य समेत तमाम विषयों पर ऑडियो बुक्स का खजाना। नई चीजों को जानने समझने में मजा आता है तो जल्दी से यहाँ पहुंचिए। चूंकि आप लल्लन टॉप के दोस्त हैं इसलिए आपके लिए एकदम खास ऑफर, आप इसको एक्सक्लूसिव ऑफर भी कह सकते हैं। अभी तक आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT20 कोड डालना पड़ता था, जिस पर आपको 20% की छूट मिलती थी। अब एक नया कोड आया है IPL50। ये कोड डालने के बाद आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलेगी। 199 रुपए में कुकू FM का खजाना अपनी जेब में लाने का मौका है। LT20 वाला कोड तो सदाबहार है ही। IPL50 वाला ऑफर 19 सितंबर 2021 तक के लिए है। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। अब IPL का जिक्र हो गया है तो दूसरी सूचना भी जान लीजिए। लल्लन टॉप पर एक बार फिर क्रिकेट की बमचक शुरू होने जा रही है। आपको मिलने वाली है प्री, मिड और पोस्ट मैच डिस्कशंस, जलवेदार कहानियां, दिलचस्प आंकड़ों की सौगात। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। सूचना समाप्त। अब चलते हैं अपने शो दुनियादारी की तरफ, जिसमें आज हम आपको फिलीपींस लेकर आए हैं। अगस्त 2017 की एक घटना सुनिए। राजधानी मनीला की एक बस्ती में पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान गोलीबारी हुई। इसमें 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। उसकी लाश बाद में सुअर के बाड़े में मिली। उस लड़के का नाम था कियान लॉयड डेलोस सेंटोस। कियान 11वीं का स्टूडेंट था। जब लड़के की हत्या पर बवाल हुआ तो पुलिस ने अपनी थियरी पेश की। पुलिस की रिपोर्ट क्या थी? बकौल रिपोर्ट, कियान ने जैसे ही पुलिस को अपनी तरफ आते देखा वो तेजी से भागने लगा। जब पुलिस वालों ने उसका पीछा किया तो उसने बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इसमें कियान की मौत हो गई। ये तो हुई पुलिस की थियरी। असलियत क्या थी? मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 3 पुलिस वाले आए। उन्होंने जबरदस्ती कियान को बंदूक पकड़ाई और उसे फायर कर भागने के लिए कहा। लोगों ने नाबालिग लड़के की मौत पर सवाल खड़े किए तो जांच बिठाई गई। जांच में पता चला कि कियान को तब मारा गया जब वो जमीन पर लेटा हुआ था। पुलिस वालों ने उसको अपने कब्जे में कर रखा था। जांच अधिकारियों को एक CCTV फुटेज भी मिली। इसमें 2 लोगों को कियान की लाश ले जाते हुए देखा गया। बाद में लाश उसी जगह पर मिली जहां CCTV में देखा गया था। तब जाकर घटना में शामिल 3 पुलिस वालों पर हत्या का केस शुरू हुआ। अब एक और घटना सुनिए। ये 15 साल के एक लड़के की कहानी है। उसका नाम मान लेते हैं जॉन। जॉन के 2 मुख्य काम थे, स्कूल जाना और घर के पास वाली गली में सिगरेट बेचते हुए दोस्तों के साथ खेलना। एक दिन की बात है, जॉन गली में खेल रहा था। तभी उसके पास एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने बंदूक निकाली
और जॉन पर गोली चला दी। उसके बाद बाइक वहां नजर नहीं आई। आनन फानन में जॉन को अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उम्र भर के लिए ये सदमा उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो गया। हमलावरों की ना तो कभी पहचान हो पाई और ना ही उन्हें कभी पकड़ा जा सका। इन दोनों घटनाओं में कई चीजें कॉमन हैं, मसलन फिलीपींस, ड्रग्स, बच्चों पर हमला और अधिकारियों द्वारा दोषियों का बचाव। ये दो घटनाएं अपने आप में विभत्स हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसी कहानियों की संख्या हजारों में है। ड्रग्स की तस्करी और अपराध पर लगाम लगाने का वादा कर रोड्रिगो दुतर्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति बन गए। 30 जून 2016 को उन्होंने पद धारण कर लिया। राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। शुरुआती 4 दिन के भीतर राजधानी मनीला और आसपास के इलाकों में 45 लोगों को मारा गया। ड्रग्स की तस्करी और अपराध पर लगाम लगाने का वादा कर रोड्रिगो दुतर्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति बन गए। 30 जून 2016 को उन्होंने पद धारण कर लिया। राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। शुरुआती 4 दिन के भीतर राजधानी मनीला और आसपास के इलाकों में 45 लोगों को मारा गया। ये सभी पुलिस की कार्रवाई में मारे गए थे। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता गया। शुरुआत में तो इसमें ड्रग गैंग्स पर कार्रवाई की गई। संदिग्धों को चुन चुनकर मारा जाने लगा। फिर पुलिस ने हिसाब रखना छोड़ दिया। जो कोई सामने दिखता उसकी हत्या कर दी जाती, भले ही उनका संबंध ड्रग्स की तस्करी से हो या ना हो। जानकार बताते हैं कि अधिकारी खुद को राष्ट्रपति की नजर में लाने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने कभी उन लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रपति का शह पाकर बेलगाम प्रशासन खुद अपराध में लिप्त हो गया। कोटा पूरा करने के लिए बच्चों तक को निशाना बनाया जाने लगा। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक वॉर ऑन ड्रग्स के दौरान कम से कम 73 नाबालिगों की हत्या हुई है। जब कैथोलिक चर्च ने इसकी आलोचना की तो सरकार ने कह दिया कि चर्च अपने काम से मतलब रखे। जब बच्चों की हत्या का सवाल उठा तो दुतर्ते ने जवाब दिया, ये तो कोलेट्रल डैमेज है। दुतर्ते ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और हत्याएं होंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज रोड्रिगो दुतर्ते के वॉर ऑन ड्रग्स की चर्चा क्यों? दरअसल आईसीसी ने राष्ट्रपति दुतर्ते के खिलाफ आधिकारिक जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि फिलीपींस सरकार के पास एंटी ड्रग्स अभियान चलाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन और इसके नाम पर हो रही हत्याओं को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि यह आदेश 204 पीड़ितों की ओर से पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद सुनाया गया। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि फिलीपींस सरकार ने इन हत्याओं की कोई जांच नहीं की। इसके उलट कई मामलों में साजिशकर्ताओं को इनाम और प्रमोशन भी दिए। जून 2021 में आईसीसी की चीफ प्रोसिक्यूटर फाटू बेनसोडा ने दुतर्ते के खिलाफ जांच के लिए अपील दायर की थी। इससे खफा दुतर्ते ने कहा था कि वो आईसीसी के जजों को थप्पड़ मारना चाहते हैं। बेनसोडा जून में ही रिटायर हो गईं। अब उनके पद पर करीम खान आए हैं। वो ही इस मामले की जांच का काम देखेंगे। अब बताते हैं कि आईसीसी के आदेश के बाद दुतर्ते का रुख क्या है। सरकारी प्रवक्ता ने आदेश पर बयान देते हुए कहा है कि फिलीपींस सरकार आईसीसी की जांच में सहयोग नहीं करेगी। उनका कहना था कि फिलीपींस में न्यायपालिका काम कर रही है। अगर किसी को सरकार से दिक्कत है तो वो फिलीपींस की कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। राष्ट्रपति के वकील ने तो यहां तक कह दिया है कि आईसीसी के अधिकारियों को फिलीपींस में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मतलब ये साफ है कि दुतर्ते अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना साल 2002 में हुई थी। इसका उद्देश्य था, अगर कोई सदस्य देश युद्ध अपराध, नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध जैसे मामलों में जांच या अदालती कार्रवाई करने से इनकार करता है या उसके पास साधन की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में आईसीसी पीड़ितों की मदद करेगी। जब पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दुतर्ते के खिलाफ मुकदमे की सुगबुगाहट तेज हुई, तब फिलीपींस ने आईसीसी की सदस्यता छोड़ दी थी। जजों ने अपने आदेश में कहा कि जब तक फिलीपींस आईसीसी का सदस्य था तब तक के अपराधों की जांच तो की जा सकती है। आईसीसी 2011 से 2016 के बीच डावो शहर में हुई 385 एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं की भी जांच करेगी। इस अवधि में दुतर्ते डावो के मेयर थे। जिन हत्याओं की जांच होगी उन्हें डावो डेथ स्क्वाड नामक गुट ने अंजाम दिया था। आईसीसी का कहना है कि डावो में हुए मर्डर्स में जो तरीके अपनाए गए थे, दुतर्ते के राष्ट्रपति बनने के बाद वैसा ही पूरे फिलीपींस में हुआ।
रोड्रिगो दुतर्ते अगले साल राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो उपराष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। दुतर्ते की बेटी सारा दुतर्ते कार्पियो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होंगी। जानकारों का कहना है कि अगले चुनाव में बाप बेटी की जीत ही उन्हें बचा पाएगी। अगर नई सरकार सत्ता में आती है तो शायद उनके गुनाहों के प्रति इतनी उदारता न बरते। आपने फिलीपींस की कहानी सुनी, अब अफगानिस्तान के ताज़ा हालात जान लेते हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे को 1 महीना हो चुका है। इस बीच अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई हो चुकी है। तालिबान ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है। लोगों के रहन सहन पर पाबंदियों का ऐलान भी हो चुका है। इसके बावजूद अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं लौटी है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर चर्चा में थी। खबर ये कि तालिबान की टॉप लीडरशिप में सब ठीक नहीं चल रहा है। अफवाह यहां तक फैली कि 2 बड़े नेताओं के गुट प्रेसिडेंशियल पैलेस में आपस में ही लड़ बैठे। इस झगड़े में कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मौत होने की चर्चा भी होने लगी। कई दिनों से बरादर को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं देखा गया था। इस वजह से इन चर्चाओं को वजन मिलने लगा। इन खबरों की सच्चाई क्या निकली? पहले बरादर का एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ था। इसमें उसने सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। फिर भी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। बीबीसी ने सूत्रों के माध्यम से खबर चलाई कि बरादर और रेफ्यूजी मामलों के मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी के बीच बहसा बहसी हुई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन दोनों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा भी हुआ। तालिबान ने इन सभी दावों को गलत बताया। इस एपिसोड में एक नया अपडेट है। 15 सितंबर को मुल्ला बरादर टीवी पर साक्षात प्रकट हुआ। अफगान नेशनल टीवी को दिए इंटरव्यू में उसने झगड़े की खबरों को नकार दिया। बरादर ने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। उसने कहा कि लीडरशिप में जिस तरह का रिश्ता है वैसा तो परिवारों में भी नहीं होता। हमारा संघर्ष और हमारी कुर्बानियां विदेशी कब्जे को खत्म करने के लिए थीं। हमारे बीच कुर्सी को लेकर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। 13 सितंबर को कतर के विदेश मंत्री अफगानिस्तान की यात्रा पर आए थे। मुल्ला बरादर को उनके साथ नहीं देखा गया था। तभी से अफवाहों को बल मिलने लगा था। जब बरादर से इस बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि उसे कतरी विदेश मंत्री के आने की जानकारी अंतिम समय पर मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बरादर तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा से मिलने कंधार गया हुआ था। उस ट्रिप को कैंसिल करना नामुमकिन था। भले ही मुल्ला बरादर या तालिबान सार्वजनिक मंच पर सब सही होने का दावा करें, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मुल्ला बरादर तालिबान का सह संस्थापक भी है। फिलहाल वो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया है। अमेरिका के साथ पीस डील में उसकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा जा रहा था कि नई सरकार में बरादर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उसका नाम नीचे खिसका दिया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन ने मुल्ला बरादर को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। एक तरफ प्रभावशाली होने के बाद भी मुल्ला बरादर के साथ खेल हो गया, वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क की नाराजगी भी बाहर आ रही है। विदेशी नागरिकों और दूतावासों पर बड़े हमलों में इसी गुट का हाथ रहा है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। चर्चा है कि हक्कानी नेटवर्क अंतरिम सरकार में मिली हिस्सेदारी से खुश नहीं है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ये नाराजगी और मुखर होकर सामने आ सकती है। कुल जमा बात एक ही है, अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन तालिबान के अंदर की लड़ाई अभी बाकी है। समय समय की बात है। ये तो हुई अफगानिस्तान के अंदर की बात। बाहर क्या चल रहा है? विदेश में मौजूद अफगान दूतावासों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? दूतावासों के पास पैसे की मदद पहुंचनी बंद हो गई है। इनमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। तालिबान ने सभी दूतावासों से काम चालू रखने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 8 दूतावासों के कर्मचारी मेजबान देश में रेफ्यूजी तक बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें अफगानिस्तान में छूट गए अपने परिवार के लोगों की चिंता सता रही है। जानकारों का कहना है कि अब ये दूतावास किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अधिकांश देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में दूतावास का कोई मतलब नहीं रह जाता। उम्मीद जताई जा रही है कि मेजबान देश अफगान डिप्लोमेट्स को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं। पीछे छूट गए उनके परिवारों का क्या होगा, इसको लेकर भी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है।
अफगानिस्तान के हर एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हर मामले में जो भी कुछ होगा उसकी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते से है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस समझौते के तहत फिर से हाथ मिलाया है। इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने का लाइसेंस मिल गया है। पनडुब्बी निर्माण में तकनीकी मदद अमेरिका मुहैया कराएगा। अमेरिका ने इससे पहले यह तकनीक सिर्फ ब्रिटेन के साथ साझा की है। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी चलाने वाला 7वां देश बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और भारत परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेट कर रहे थे। इस डील की वजह क्या है? पिछले 2 साल से चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में खटास आई है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके अलावा चीन लगातार अपनी मिलिट्री को मजबूत बना रहा है। विवादित साउथ चाइना सी को लेकर भी दोनों देशों में तनाव रहा है। ऐसे में ऑकस डील के तहत अमेरिका और ब्रिटेन चीन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि इस डील से और क्या असर पड़ेगा। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की डील की थी 12 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि इसके कुछ कंपोनेंट लोकल होने चाहिए। इस वजह से काम में देरी हुई। अब वो डील लगभग खत्म हो चुकी है। परमाणु पनडुब्बी परंपरागत पनडुब्बियों की तुलना में अधिक तेज और सुरक्षित होती हैं। वे दुश्मनों की नजर से भी बची रहती हैं। साथ ही उन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर रखा जा सकता है। अब बताते हैं कि डील पर बाकी देशों का रिएक्शन क्या है। चीन ने कहा है कि देशों को कोल्ड वॉर की मानसिकता से बचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की परमाणु पनडुब्बियों को अपनी समुद्री सीमा में घुसने नहीं देगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी लैटिन अमेरिका के देश अल सल्वाडोर से है। पिछले हफ्ते अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया था। मतलब ये कि इस देश में कोई सामान खरीदने या किसी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए बिटकॉइन से पेमेंट किया जा सकता है। अल सल्वाडोर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सरकार का कहना था कि विदेश में काम करने वाले नागरिक आसानी से पैसे अल सल्वाडोर में भेज सकेंगे। सरकार के इस फैसले का शुरुआत से ही विरोध हो रहा था। 15 सितंबर को हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कुछ तख्तियों पर राष्ट्रपति नईब बुकेले को तानाशाह बताया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक बिटकॉइन मशीन में आग लगा दी थी। इस विरोध की वजह क्या है? लोगों का कहना है कि बिटकॉइन को लीगल बनाने से देश में अस्थिरता आएगी और इससे महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। पिछले 1 साल के ट्रेंड को देखें तो बिटकॉइन का मूल्य अविश्वसनीय ढंग से ऊपर नीचे हुआ है। इस वजह से कई देश क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।